तो अगर देखा जाए वर्तमान समय में कोचिंग संस्थानों में सबसे बड़ी कमी क्या दिखती है, इस पर थोड़ा चर्चा करिए सर। क्या आपको क्या लगता है, क्या कमियां आज इसको दूर करनी चाहिए? पहले तो बहुत परिणाम मूलक नहीं है, वो व्यापार मूलक है। परिणाम पे जोर ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ जाएं, परिणाम हो चाहे ना हो। दूसरा महंगी है। और तीसरा मैं समझता हूँ कि एक खास उम्र होनी चाहिए बच्चों की। इस पे हमले किए और नालंदा जैसे यूनिवर्सिटीज को नष्ट कर दिया, या इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो गई। देखा जाए जिस प्रकार से आप कहते हैं सर, हम देख रहे हैं शिक्षक है कि बिजनेसमैन है। जिस प्रकार से मोटा मोटा रकम छात्रों से वसूलते हैं, 2.5 लाख फीस करते हैं, और रिजल्ट अगर बात करें तो 4% रिजल्ट जो है कई सालों से अटका हुआ है। इस पर क्या सोचते हैं सर, इस पर क्या नजरिया आपका सोचने के पर कि बिजनेसमैन है या टीचर? देखिए, मैंने पहले कहा कि आज के शिक्षक बिजनेसमैन पहले हैं, शिक्षक बाद में। ओझा सर को लोग बहुत अच्छा टीचर नहीं मानते हैं, लेकिन मैं उनको अच्छा टीचर मानता हूँ, क्योंकि बाजीराम में अगर उन्होंने पढ़ाया है। पट्टे की बात करते हैं और बदमाशी की बात नहीं, वो करते हैं तो छात्रों। अलग चीजें हैं। जैसे नमस्कार, मैं ब्रजेश और स्वागत है आपका हमारे चैनल टीडीवी न्यूज 24 पे। आज हम फिर मौजूद हैं मुखर्जी नगर, यानी पत्रा धाम। पत्रा धाम आपको सबको पता ही होगा किस लिए प्रसिद्ध है, आईएएस फैक्ट्री बोला जाता है। आज है 5 सितंबर, यानी शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस पर आज हमारे साथ है सुधांशु सर। आप इनसे परिचित होंगे। अगर हम बात करें 5 सितंबर की, 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आज हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस के रूप में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगर बात करें राधाकृष्णन के बारे में, तो एक महान दार्शनिक, इतिहासकार और एक शिक्षक। आज हम इसी विषय पे आज यहाँ पे हम बात करेंगे। इस वक्त जो शिक्षकों की जो है चल रही है, इस समय जो मामला चल रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। सर हमारे साथ सर जुड़े हुए, आज हम बात करेंगे। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, जिस प्रकार से पहले के शिक्षकों को देखा जाए, तो जो सर आदर सम्मान हुआ करता था, पर पहले सर भौतिकतावाद उतनी ज्यादा नहीं था, उतना पैसा नहीं था लोग छात्रों को, शिक्षकों के पास, पर शिक्षकों का सम्मान उच्च स्तर पर होता था। आज सर अगर देखा जाए, अगर आउटलुक में मैगजीन में 4 शिक्षकों को मार्च साहब 2.0 में हमारे जो है बत्रा धाम के 4 शिक्षकों को जो है उन्होंने सम्मानित किया और बताया कि हम 4 शिक्षक हैं जो आज जो है कीर्तिमान स्थापित किए। उसमें विकास दीप्ति खान सर, अवध ओझा, और एक सर और कौन थे? हाँ, अवध ओझा थे, और एक सर कौन थे? अलग पांडे। इन 4 शिक्षकों को सर बताया गया था। सर, क्या आपको लगता है जो पहले जो पैसा नहीं था, भौतिकता नहीं, जो सम्मान था, आज वही सम्मान बरकरार शिक्षकों में? क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं आप? दोहरे कारण हैं। हमारा समाज भी कुछ इस तरह से जटिल हुआ है, जहाँ भौतिक समाज हुआ है, जहाँ पे पैसों का महत्व बढ़ा है और पर्सनालिटी का या व्यक्तियों का महत्व कम हुआ है। ये भी एक कारण है। दूसरा, शिक्षकों के भीतर भी एक डिग्निटी में कमी आई है। हर कोई शिक्षक बन जा रहा है ऑनलाइन के उससे, तो उसमें भी अच्छे शिक्षक, बुरे शिक्षक तमाम तरह के हो गए हैं। तो लोगों में भ्रम भी है तो कि कैसे सर ये किस लेवल पर सम्मान किया जाए, किस ना किया जाए, और दोनों कारण है। तो सर अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें सर, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, आज शिक्षक दिवस है सर, इस पर विशेष हम बात करेंगे, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। इस पर सर बताइए क्या सोचते हैं आप? ऑनलाइन के बहुत सारे ऐसे इफेक्ट रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं शिक्षा जगत के लिए। जैसे कोई भी गृहिणी खाना बनाते हुए भी शिक्षा ग्रहण कर सकती है। एक किसान अपने खेत में पानी लगाते समय भी पढ़ सकता है, या सुदूर कोई भी आदिवासी प्रदेश में बैठा हुआ व्यक्ति, अगर वहाँ नेटवर्क है तो वो शिक्षा ले सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी पहुँच है शिक्षा की आम लोगों तक, और वो सस्ता भी है। जो कोर्स हम ऑफलाइन लाखों में करते हैं, उसको हम हजारों में कर सकते हैं ऑनलाइन द्वारा। तो पैसा भी कम हुआ है, खर्चा कम हुआ है लोगों का,
और पहुंच भी बढ़ी है ऑनलाइन द्वारा, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट जी भी जी हैं। हाँ, कई साइड। साइड इफेक्ट भी हैं कि कोई भी जो अक्षर ज्ञान रखता है, कक्षा पाठ 8 जो पास भी है, अक्षर पहचान ले रहा है, वो जाके बोर्ड पे खड़ा हो जा रहा है और ज्ञान देने लग रहा है, कहने हाँ, लग ये रहा है कि थोड़ा हम सा शिक्षक डिमेरिट हैं। है जी। तो और सर ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है हम्म, ऑनलाइन की। दूसरी जो एक गुरु शिष्य संबंध का पुराना भारत में परंपरा रही है, फीलिंग रही है शिक्षक के करीब होके अध्ययन करने की, ये उपनिषद का अर्थ ही है गुरु के करीब आके अध्ययन हम्म, करना, तो वो परंपरा भी टूटती है ऑनलाइन में। दो तीन चीज़ें ऐसी हैं ऑनलाइन के साइड इफेक्ट के रूप में। बाकी ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर करने के लिए ही है। अच्छा सर, अगर देखा जाए जब से कोचिंग शिक्षण संस्थान खुले हैं हाँ। और कोचिंग शिक्षण संस्थान देखा जाए सर, आप किस टीचर से प्रभावित है? आपको क्या लगता है, आपको कौन प्रभावित करता है इस भौतिकतावादी दौर में? आपको कौन प्रभावित करता है, इस पर क्या? बहुत सारे शिक्षक हैं, और हम लोगों के दौर में हम लोग प्रभावित हुआ करते थे अशोक सिंह सर से, और वो मल्टी टैलेंटेड थे हर सब्जेक्ट का, उनको अच्छा ज्ञान था, यूपीएससी को अच्छी तरह से जानते थे क्या आना है क्या नहीं आना है। बाद में हम लोगों के साथ के दौर के बहुत सारे शिक्षक हैं जिनसे प्रभावित तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं उनकी इज्जत करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है शिक्षा में। और सर अगर जैसे विकास कीर्ति हुए, विनय सिंह हुए, तो ये लोग काफ़ी जुड़े हुए थे स्टूडेंट से, स्टूडेंट का उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया शुरू में। अब क्या स्थिति मैं नहीं इसके बारे में कहूँगा, लेकिन निश्चय ही ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं इन दोनों जैसे, जो अ, जिनके कारण से मैं प्रभावित हूँ। लेकिन अगर कोई प्रभाव ग्रहण करने जैसी बात है तो वो अशोक सिंह सर की। अच्छा सर, अगर आप इस समय अगर वर्तमान में बात करें तो हम्म, एक टीचर का नाम जो अगर यूपीएससी की बात आती है तो एक टीचर विकास द्विवेदी का नाम जो है सर से ऊपर आता है सबसे। हम्म। उनके बारे में क्या सोचना है आपका? विकास सिंह ने यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत की है, और कोरोना के बाद जब यूट्यूब पे नमूदार हुए तो वो आम आदमी तक हम्म, पहुँच गए। हम्म, मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगा कि मैं दाढ़ी बनवाने गया था, तो एक हाजी साहब थे, हम्म, 70 साल के हाजी साहब। तो आ, कोई ऐसी बात हुई तो हम लोगों ने कहा, मैंने बताया कि मैं दृष्टि में रहा हूँ, जैसे कुछ अच्छा। कोई ऐसी उल्लेख हुआ, तो वो बिल्कुल हमारे पीछे पड़ गए कि नहीं आप विकास सर से ज़रा बात कराइए, हम्म, मैं मिलना चाहता हूँ। हम्म, तो ये महत्व है विकास दिव्य कीर्ति का आज, जो आम मतलब आदमी भी, दाढ़ी बनाने वाले से लेके जो है हाँ आम आदमी हाँ, भी उनके वीडियो को, हाँ, रील्स को देखता है, सुनता है, प्रभावित है काफी। प्रभावित है। और यहाँ तक कि मैं दूसरे प्रदेशों में जो हिंदी प्रदेश नहीं है, वहाँ भी उनका प्रभाव है। वो लोग उसके वजह से वो जानते हैं कि आईएएस कोचिंग भी कुछ होती है। आईएएस के क्षेत्र का विस्तार किया है विकास सर ने, और इसीलिए जैसे आपने बताया वो मार्कसअप 2.0 हाँ, जीरो में जी, आउटलुक में 4 लोगों का 4 लोगों नाम जगह आया मिला था। जी। तो विकास सर का इसीलिए नाम उसमें आया कि वो निश्चय ही इस क्षेत्र का उन्होंने विस्तार किया है। और ये आईएएस की फील्ड बहुत सारे ऐसे जगहों पे भी जानी जाती है जहाँ कोई प्रतियोगी भी नहीं, लेकिन वो जाने जाते हैं कि वो आईएएस टीचर। तो सर, शिक्षक दिवस विशेष पे आज हम यहाँ मौजूद हैं मुखर्जी नगर पत्थरा धाम पे। तो सर, आपको अगर देखा जाए वर्तमान समय में कोचिंग संस्थानों में सबसे बड़ी कमी क्या दिखती है, इस पर थोड़ा चर्चा करिए। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या कमियां आज इसको दूर करनी चाहिए? पहले तो बहुत परिणाम मूलक नहीं है, वो व्यापार मूलक है। परिणाम पे जोर ही नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आ जाएं, परिणाम हो चाहे ना हो। दूसरा महंगी है, और तीसरा मैं समझता हूँ कि एक खास उम्र होनी चाहिए बच्चों कि तब तक उनको कंपटीशन देने का, 40 साल 45 साल बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद वो कुछ करने लायक नहीं रह जाते हैं जीवन में। और चौथी
शिक्षक की गुणवत्ता पर कोई काम नहीं। उनकी ट्रेनिंग पे किसी को भी ला के शिक्षक रख देंगे हम्म, और पढ़वाने लगेंगे। ये सब दिक्कतें हैं आज की कोचिंग व्यवस्था में। हम्म, गुणवत्ता की बहुत कमी है। गुणवत्ता की। हाँ, प्रचार का ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी गुणवत्ता छिप जाएगी। प्रचार का ज़माना है, बहुत गुणवत्ता वाला है, प्रचार नहीं कर पा रहा है तो लोग जान ही नहीं रहे हैं कि वो अच्छा शिक्षक, अच्छी कोचिंग है। ये सब है समस्या। अच्छा ये सर, यहाँ समस्या से है। पत्रा से कुछ जुड़ी हुई आपके यहाँ की जर्नी काफी बड़ी रही, हम्म, कुछ जुड़ी हुई जाती, यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पीछे मूर्ति भी है, हम्म, पत्रा धाम भी है। कभी हम लोग यहाँ पिक्चर देखते थे आके, हम्म, 100 रुपए सर छात्रों के लिए सुलभ रहता था ये। हाँ, हाँ, अब बंद हो गया, हम्म, व्यवसायीकरण भी बंद कर दिया, हम्म, बच्चों को दूर दराज जाना पड़ता है। फ्रस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा होता है जहाँ बच्चे 100 रुपया लगा के हम्म। अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर कर देते थे। कुछ बताइए आप भी अपनी कुछ यादगार। हाँ, मैंने भी कुछ फिल्में देखी हैं यहाँ पे। हम्म, हालांकि बहुत व्यवस्था तब नहीं हुआ करती थी बत्रा सिनेमा में। और ये इस मूर्ति के नीचे बहुत सारे आंदोलन हम लोगों ने किए हैं। सीसेट हटाने का, उम्र बढ़ाने का, अच्छा बहुत सारे यहाँ पे, हाँ मूवमेंट हाँ, हम यहाँ लोग मूवमेंट यहाँ होती पे, थी, हाँ, हाँ। बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं। ये मूवमेंट का एक तरह से स्थल ही था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति और एक जमावड़ा होता था आंदोलन में। बाकी हम लोगों को तो बत्रा से बहुत पुराना हो रहा है, करीब 15 साल से हम लोग रेगुलर जुड़े रहे हैं बत्रा से। तो पुरानी यादें तो हैं, कई तरह की यादें। तो सर देखा जाए तो यहाँ से अब सर सब कुछ बिगड़ रहा है, हम्म, क्लासेस बंद हो रही, तो क्या हम्म। क्या एक यादें भी कुछ दिन में यादों में खो जाएगा बच्चा था। मुझे नहीं लगता कि पूरा उजड़ जाएगा। हाँ, सीलिंग की वजह से दिक्कतें हैं। जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना आग वाली हुई, उसके बाद फिर बाढ़ वाली हुई अजित नगर में, उसको लेके अजित नगर में दिक्कतें हैं। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि पूरा तरह से उजड़ जाएगा, क्योंकि नई इमारतें हो सकता है कि भाई परमानेंट और ये सब मिला के सेटल हो जाए। लेकिन नुकसान तो बहुत हुआ ही है। सर भारत को देखा जाए, सर भारत परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत सर सोने की चिड़िया थी। अगर यहाँ देखे तो यहाँ गुरु द्रोणाचार्य, और अगर देखा जाए सर तो कई एकलव्य जैसे यहाँ पे जो है सर, यहाँ पे छात्र पाए जाते थे। सर ये शिक्षा की व्यवस्था जो है सर कैसे यहाँ पे बाधित हुई भारत में, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आपने द्रोणाचार्य का नाम ले लिया। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है द्रोणाचार्य के नाम पर, लेकिन भारत तो गुरुकुलों का देश था। हाँ, गुरु द्रोणाचार्य थे, कई चार थे। हाँ, जंगलों में लोग हाँ, शिक्षा देते थे, एक परंपरा थी। और इस परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण जो था कि यहाँ पे ईश्वर विरोधी चारवाक भी ऋषि थे, और ईश्वर के समर्थक विश्वामित्र वशिष्ठ भी ऋषि माने जाते जी थे, हाँ, गुरु माने जाते थे। हाँ, और इसी वजह से यही जो हमारी क्षमता थी विरुद्धों के सामंजस्य को एक साथ लेने की, संवाद की, विरोधी के पक्ष को सुनने की, यही जो भारतीय ज्ञान परंपरा थी वो भारत को समृद्ध बनाती थी। बाद में बौद्ध जैन, जैन वर्सेज बौद्ध, बौद्ध वर्सेज वैष्णव, वैष्णव वर्सेज शाक्त, शाक्त वर्सेज शैव, ये जो कंट्राडिक्शन होने लगा, इसके वजह से ये जो ज्ञान परंपरा थी वो बाधिक होने लगी। शैव हमला करता था वैष्णव पर, वैष्णव बौद्ध पर। और यही कंट्राडिक्शन बाद में मुस्लिम शासन के तहत हुआ। उन्होंने गुरुकुलों को बंद करा दिया, उस पर हमले किए, और नालंदा जैसे यूनिवर्सिटीज को नष्ट कर दिया, या इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो गई। और जब अंग्रेजों का शासन आया तो वो जानते थे कि हमारी जो समृद्ध ज्ञान परंपरा है उसके आगे वो नहीं टिकेंगे, तो उन्होंने हमारी पूरी ज्ञान परंपरा को रिवर्स कर दिया और एक अंग्रेजी शिक्षा परंपरा उन्होंने ला दी भारत के ऊपर, जो आज भारत में चल रही है। तो निश्चय ही एक समृद्ध भारतीय शिक्षा परंपरा अब बाधित हो गई है। विभिन्न कारण रहे हैं सर काफी भी सुधांशु सर के साथ उसमें। सर चर्चा होती है आजकल। सर कॉफी का बड़ा चर्चा है कि कॉफी विद करण, कॉफी विद सुधांशु सर। चलिए, तो सर मेरा अगला क्वेश्चन है कि सर आज के इस युग में धार्मिक गुरु हाँ, हाँ,
जो बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं, बागेश्वर धाम फला फला फलाना था गवा माँ का, तो सर आप जो अगर देखा जाए तो सर ये शिक्षक श्रेणी में आएंगे नहीं आएंगे, इस पर क्या सोचते हैं? और सर ओशो किस श्रेणी में रखते हैं? दोनों सर क्वेश्चन जी। ये चाय पे चर्चा होगी हमारी, कॉफी। हाँ, समाज के गुरु तो हैं ही, एक बड़ा समाज उनके पीछे खड़ा हुआ है। अब वो विश्व गुरु हैं कि विश्व गुरु हैं, ये दूसरी बात है। वो समाज को नुकसान कर रहे हैं कि फायदा कर रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन वो एक बड़े समाज के गुरु हैं, शिक्षक हैं, बड़े फॉलोअर हैं, किसी किसी करोड़ों फॉलोअर हैं, तो निश्चय ही वो शिक्षक की श्रेणी में कहे जा सकते हैं। अब उनकी शिक्षा से नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है, ये अलग बात है, अलग चर्चा का विषय है, लेकिन गुरु तो हैं वो। सर ओशो किस श्रेणी में रखते हैं? ओशो महान गुरु हैं। स्वतंत्रता, विचारों की जो स्वतंत्रता है, वो उसको लेके बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो, और बहुपठित हैं। इस ज़माने में उतना पढ़ने लिखने वाला शायद ही कोई व्यक्ति रहा हो। जिद्दू कृष्णमूर्ति को उनके समकक्ष रखा जा सकता है, लेकिन बाकी कोई मुझे नहीं दिखता कि इतना पढ़ा लिखा आदमी समाज में रहा हो और उसने हमारे धर्म ग्रंथों की या तमाम पुस्तकों की व्याख्या की हो। लेकिन ओशो में कुछ दिक्कतें थी। मुझे एक बात है कि जब मैं पढ़ता था स्कूल कॉलेज में, तो लोग तंज से मुझे ओशो कहते थे कि मैं भी काफ़ी किताबें पढ़ता रहता था। लेकिन ओशो में एक दिक्कत है कि वो तर्क को तो देते ही हैं, लेकिन वो कुतर्क भी वो कुतर्क भी इस तरह से देते हैं कि जैसे वो तर्क ही हो। वो अपनी बातों को मनवाने के लिए कुतर्क का भी भयंकर रूप से सहारा लेते हैं। जी सर, ओशो बारे में बता रहे थे, कुछ डिस्टर्बेंस आ गई, सर बताइए, कंटिन्यू। मैं यही कहना चाहता था कि ओशो बहुपठित थे, उनके पास बहुत सारे तर्क थे, भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, लेकिन वो कुतर्क भी करते थे। अपनी बात मनवाने के लिए कुतर्कों का भयंकर सहारा लिया है इन्होंने। वो शिक्षक हैं और हम उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं जो और उनके भक्त करते हैं। वो भक्त वाला बात मेरे भीतर नहीं है उनकी। अच्छा सर, किस धार्मिक गुरु को आप जो सर शिक्षक श्रेणी में रखना चाहते हैं? एक आध दो अगर कोई आपकी नजर में हो। धार्मिक गुरु तो नहीं कहूँगा मैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति को मैंने खूब पढ़ा है, और जिद्दू कृष्णमूर्ति बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहे हैं, और एनी बेसेंट उनको भारत इसलिए लाई थी कि वो बुद्ध का अवतार उनको घोषित किया जाए, और उनका बाकायदा प्रशिक्षण हुआ बोधिसत्व के रूप में और बुद्ध के अवतार के रूप में। उनको ट्रेनिंग दी गई कि एक समय ऐसा आएगा जब जिद्दू को बुद्ध का अवतार घोषित कर दिया जाएगा, अगला मैत्रेय। लेकिन जब वो पढ़ लिख लिए तो उन्होंने खुद घोषित किया कि मैं इस अनर्गलवाद में नहीं फंसूंगा, मैं अवतार नहीं, मैं सामान्य मानव हूँ और मैं सामान्य ढंग से जीवन जीऊँगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइफ रही है जिद्दू की। शिक्षक दिवस पे कुछ हमारी चर्चा है, कुछ और मोड़ ले ली। तो शिक्षक दिवस सर कुछ बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं आप? शिक्षक दिवस जो था सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो है सर जन्म दिवस के रूप में हमारे देश में शिक्षक दिवस मनाने जाने लगा, इस पर कुछ छात्रों के लिए सर कुछ अपने चार शब्दों कुछ संदेश। राधा कृष्णन देश के राष्ट्रपति तो थे ही, देश के बहुत बड़े दार्शनिक थे, और दार्शनिक शिक्षक के रूप में उन्होंने लंबा फासला भी तय किया। अच्छे शिक्षक थे। हालांकि आईटी सेल बहुत सारा सक्रिय है, ये भी बताने के लिए कि राधा कृष्णन की जो पीएचडी थी वही नकली थी या वो बहुत अच्छे शिक्षक नहीं थे, ये सब गलत बातें हैं। उनकी सिर्फ आप एक किताब पढ़ लीजिए, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ या इंडियन फिलॉसफी पे, तो लगेगा कि कितने गहरे आदमी थे राधा कृष्णन। और निश्चय ही वो आधुनिक भारतीय शिक्षक परंपरा और प्राचीन भारतीय शिक्षक परंपरा के समन्वय थे, और इसी वजह से शिक्षक दिवस मनाया जाता है उनके उसमें। तो सर देखिए, आज हम यहाँ पे कॉफी की चुस्कियाँ ले रहे हैं, पत्रा धाम पे बैठे हैं, तो सर पत्रा धाम के बारे में बात हो जाए।
हाँ जो निश्चय बत्रा ही। धाम तरफ विराट होने वाला, यहाँ छात्र जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, उस सर इस पर चर्चा हो जाए, पहली बार आपसे चर्चा हो रही बत्रा धाम से कोई जा नहीं रहा है, तो कम लोग जा रहे हैं। एक आध कोचिंग गई है, और है। सारी कोचिंगें लगभग सील हो गई हैं आप। हाँ सील तो हुई हैं, जी, क्या और वजह? आसपास चली जा रही हैं। कहीं कोई संगम बिहार चला जा रहा है, कोई वजीराबाद चला जा रहा है, कोई आज़ादपुर चला जा रहा है। बच्चे उतनी बड़ी संख्या में नहीं जाएंगे मुझे लगता है। मुखर्जी नगर में बच्चे रहेंगे। कोचिंग के लिए संकट का वक्त है, लेकिन हो सकता है कोई बीच का रास्ता निकले। भाई परमानंद में या इस तरह की जगहों पे कुछ नई इमारतें हैं, वहाँ पे लोग शिफ्ट हो सकते हैं। हाँ, वो जो पुराना स्वरूप था बत्रा का, जो यहाँ खड़े होके आदमी चल नहीं सकता था शाम को, वो नहीं रह गया। जो यहाँ एक गैदरिंग थी, जो अजीब सी वीरानी, उदासी सी यहाँ हाँ, दिखती है। उदासीनता बहुत ज्यादा हो। हाँ, वो थोड़ी सी हमें हर्ट भी करती है। जो लोग मुखर्जी नगर से जुड़े रहे हैं, उनको हर्ट करती है। लेकिन हर कोई बदलाव का दौर हर जगह आता है। हमको मानना चाहिए बदलाव का दौर है, चीज़ें बदलेंगी तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। सर, ये आउटलुक में मार्च साहब 2.0 में जो चारों शिक्षकों की सर उसने बात की, क्या सर ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रतिनिधित्व करते हैं? इस पर क्या सोचते हैं आप, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। अब जैसे शिक्षा प्रणाली में 3 तो जो टीचर आपने अभी बताए थे, विकास सर अवध ओझा, और अवध ओझा अलख सर पांडे और खान और सर। खान सर, ये तो एक ही लगभग स्ट्रीम के हैं। खान को गवर्नमेंट एग्जाम से, एसएससी से जी, आप कर सकते हैं, और अवध ओझा और विकास सर सिविल क्षेत्र से, और ये नीट्स हाँ, फिजिक्स नहीं, के हैं अलख पांडे। तो कुछ और नाम और जोड़ सकते हैं, चाहे बैजू रविंद्रन को आप पर सर जोड़ मार्च दीजिए। साहब 2.0 में तो आउटलुक में इन्हीं को हाँ, मार्च इनको साहब। किया, लेकिन बैजू रविंद्रन को मैं इनसे बड़ा टीचर मानता हूँ। जी, बैजू पूरा खड़ा कर दिया उन्होंने। या जो रविंद्रन साहब हैं बाजीराम के, बाजीराव रवि जी। हैं वो बहुत अच्छे टीचर हैं, महान टीचर हैं। उनको भी, लेकिन चूंकि ये यूट्यूब पे ये दोनों काफ़ी सक्रिय रहे हाँ, हैं, उनको और एक आम मानस में इनकी लोकप्रियता है, तो एक प्रतीक के रूप में इनको रखा गया। और निश्चय ही वो आधुनिक शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं। जैसे अलख पांडे हैं, अलख पांडे की संघर्ष गाथा बहुत ही प्रेरित करने वाली है। वो घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाते थे फिजिक्स का। फिर उन्होंने कुछ नई चीज़ें ईजाद की अपनी अपने अध्यापन में, और उसको अप्लाई किया, और आम जो बच्चे थे वो फिजिक्स वालों को पसंद करने लगे। ऐसे विकास सर हैं। विकास सर की जो डिबेट की क्षमता है वो बहुत शानदार है, बहुत अच्छे डिबेटर रहे हैं। उनके पास बहुत अच्छी कंटेंट की टीम है जो उनको सपोर्ट करती है, जिसके वजह से वो आम जो छात्र है और आम आदमी भी है, उससे वो अच्छा संवाद कर लेते हैं। और उन्होंने सिविल के क्षेत्र को बहुत लोकप्रिय बना दिया है। जैसे मैंने आपको बताया, ओझा सर को लोग बहुत अच्छा टीचर नहीं मानते हैं, जी, लेकिन मैं उनको अच्छा टीचर मानता हूँ, क्योंकि बाजी राम में अगर उन्होंने पढ़ाया है। कट्टे की बात करते हैं और बदमाशी की बात नहीं, वो करते हैं तो छात्रों की। अलग चीज़ें हैं। जैसे वो तो उनका पीआर है, हाँ, कि जैसे यूट्यूब पे आके उनको पता है कि हमारा दर्शक वर्ग कौन है। दर्शक वर्ग उनका वो है जो आम बकैत छात्र है। हाँ, थोड़ी बहुत बकैती हर छात्र में होती है, दोस्तों में और क्लास में, मोहल्ले में, वो लोग ये कर ही लेते हैं लोग। तो ओझा सर ने उस कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, यहाँ कट्टा लहरा दिया, वहाँ कॉलर पकड़ लिया। वो वाली भाषा उन्होंने ईजाद की, लेकिन वो वास्तविक भाषा नहीं है उनकी। वास्तव में तो भाई बाजीराम में वो पढ़ाते थे। बाजीराम किसी राह चलते आदमी को शिक्षक नहीं बना देगा, क्योंकि वो वास्तविक रिजल्ट देने वाला हाँ, संस्थान रहा है। खान सर की जहाँ बात है, खान सर ने भी अपना टारगेट ऑडियंस पकड़ा है। हाँ, और मैं आपको फिर ये कहानी सुनाऊं, जैसे मैंने विकास सर की सुनाई थी, कि एक बार मैं शादी में गया था, तो उधर कुछ बर्तन मांज रहे थे लोग शादी में। वो खान सर की बात कर रहे थे, खान सर का वीडियो देखो, खान सर का वीडियो देखो। तो वो जो, लोकप्रियता उनकी। हाँ, ये जो रेड़ी वाले हैं, रिक्शे वाले हैं,
कम पैसे खर्च कर सकने वाले गरीब विद्यार्थी हैं, उन तक उन्होंने एक संवाद बनाया है और एक बहुत बड़ा वर्ग पैदा किया है जिसको कम पैसे में शिक्षा मिलती है, अच्छी शिक्षा मिलती है, इसको मैं नहीं कहूँगा। बहुत सारी त्रुटियाँ हैं उनके उसमें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भयंकर इस्तेमाल है। शिक्षा का एक सरलीकरण, नितांत सरलीकरण उन्होंने किया है। उड़ गया। हाँ, लेकिन फिर भी आम आदमी तक उनकी जो पहुँच है शिक्षा की, वो एक उनको एक बड़ा शख्स बनाती है और निश्चय ही वो आने योग्य हैं इस पे। जैसा सर खान सर बात करें पीछे पिछले दिनों सर रक्षाबंधन था, उन्होंने सर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया राखी बनवाने का। ये सब तो ये क्या पीआर की इवेंट मैनेजमेंट है। हमारे इस ज़माने के जो शिक्षक हैं, वो मोदी जी से बहुत प्रभावित हैं कि करो थोड़ा सा, दिखाओ बहुत ज़्यादा। तो ये जितने भी शिक्षक हैं वो इवेंट मैनेजर, हमें चारों शिक्षक रखते हैं। हाँ। उनका इवेंट मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है। तो ये सब करना पड़ता है आज के ज़माने में। आज के ज़माने का शिक्षक जी, जी। भारतीय जो गुरुकुल दिखता है वही परंपरा से बिकता है, नहीं है। जो दिखता है वही बिकता है, हाँ, जो दिख रहा है वही वो बिक रहा है। मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तो सबके पास अपने मैनेजर्स हैं, तो वो सब कर रहे हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है, सब लोग ये सब करते हैं। सर एक क्वेश्चन और था सर, जैसे कि आदर्श छात्रों में से भी मार्च साहब 2.0 में तो 4 शिक्षकों का नाम उस सर्वप्रथम सबसे ऊपर उसमें विकास दीप्ति थी। तो सर लेकिन देखा जाए जिस प्रकार आप कहते हैं सर, हम देख रहे हैं शिक्षक है कि बिजनेसमैन है, जिस प्रकार से मोटा मोटा रकम छात्रों से वसूलते हैं, 2.5 लाख फीस करते हैं, और रिजल्ट अगर बात करें तो 4% रिजल्ट जो है कई सालों से अटका हुआ है। इस पर क्या सोचते हैं सर, इस पर क्या नजरिया आपका सोचने के, इस पर बताइए कि बिजनेसमैन है या टीचर है? देखिए, मैंने पहले कहा कि आज के शिक्षक बिजनेसमैन पहले हैं, शिक्षक बाद में। वो केवल इंडिविजुअल विकास सर की बात नहीं, कोई भी इस फील्ड में है और इस तरह देखा वो जाए तो खान सर का सर फीस जो है इनसे जो 4 गुना कम है, वहीं अगर इनका फीस क्या क्वालिटी क्वालिटी मैटर करती है, क्या मैटर करती है? देखिए, खान सर की क्वालिटी पे तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो क्वालिटी बहुत ही निम्न स्तरीय है। और वो एसएससी पढ़ाते हैं, वो सिविल के शिक्षक नहीं है, पर सर वो हालांकि सिविल में भी कम टाई-अप किए पैसा हैं, ले हाँ, रहे हैं। टाई-अप किए हैं यहाँ सिविल शिक्षकों के साथ, हाँ, वो तो पढ़ाते भी नहीं। ये जो मुद्दा है, फीस का जो मुद्दा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल नहीं, बिल्डिंग शामिल है, टीचर्स की पेमेंट शामिल है, कंटेंट शामिल है, आपकी रूम की सुविधाएं शामिल है। तो निश्चय ही जितने भी बड़े शिक्षक हैं या बड़े कोचिंग मालिक हैं, इस पे ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बार हुआ है कि इस तरह की कोचिंग्स में आम जो बच्चा है, गरीब, जो गांव का बच्चा है, वो सोच भी नहीं सकता। बहुत लोग तो अपना जर जमीन बेच हाँ, के बेच आते के हैं, आते हैं यहाँ खेत पढ़ने, बेच के हाँ। आते हैं और केसीसी पढ़ाई पढ़ने करते आए हैं। सर, मैं कई छात्र तो केसीसी हाँ, का ऋण वो लेके पढ़ने आए हैं, ऋण लेके और आ सर रहे हैं। यहाँ मोटा धन उससे मतलब हाँ, धन उगाही होती है। तो ये मैंने कई बार, मैं तो बहुत सारे कोचिंग के मैनेजमेंट में रहा, मैंने इसको कहने की कोशिश की, लेकिन उनका ये तर्क था कि एक ही छत के नीचे बैठ के कुछ लोगों को कम पैसे लेना, कुछ लोगों को ज़्यादा पैसे लेना, ये एथिकल नहीं है। और इस तर्क पे उन्होंने कुछ गरीब लोगों को सुविधाएं देने से मना कर दिया। और बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो सुविधाएं देते भी हैं, बहुत सारे एनजीओ चल रहे हैं जो लोगों को फ्री पढ़ा रहे हैं, सरकार भी निःशुल्क स्कीम चला रही है। लेकिन जो पैसा कमा रहा है इस मार्केट से, उसका ये जिम्मेदारी बनती है वो इस तरह के कुछ लोगों को पढ़ाए। सर अगर देखा जाए तो यहाँ वही बिल्डिंग में 4 कोचिंग चल रही है, वहाँ फीस की इतनी असमानता है। वही अब मैं कहा कि हाँ, जैसे क्या सुविधा है उसके यहाँ, कौन से टीचर, पर टीचर अगर देखा किसी जाए सर टीचर में डिस्ट्रिक्ट में कोई कोई नामचीन टीचर तो मुझे नहीं लगता कोई नाम, पैकेज हाँ, की बात होती नहीं है। कोई सर नामचीन टीचर कोई नहीं रहा, जो थे सब छूट गए। हाँ, मैं इंडिविजुअल किसी को नहीं जी, कहूँगा, अगर वो यूनिवर्सिटी के टीचर हैं तो उनके बहुत बड़ा पैकेज उनको मिल रहा हाँ, है। 1 करोड़ रुपया महीना वो बिल्डिंग का किराया दे रहे हैं, एक, और इससे बहुत सारी बिल्डिंग उनके पास हैं। वो जो खर्च है और जो वो है, वो क्या है उनका, ये देखना पड़ेगा किसी भी कोचिंग का। इंडिविजुअल में ABCD मैं हाँ, दृष्टि या हाँ, किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जाके देखिए। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये चूंकि वो मार्केट से पैसा ले रहे हैं, आम छात्रों से ले रहे हैं, तो
कुछ गरीब छात्रों के लिए या सुविधाहीन छात्रों के लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं कर रहे हैं जिस पे किया जाना चाहिए। तो सर आप क्या लगता है इतनी फीस लेना कहाँ तक न्यायोचित है? मैं यही कह रहा हूँ कि फीस जो सुविधाओं के सापेक्ष होता है, समानुपाती होता है, तो हमें जाके ऐसे मीडिया की जिम्मेदारी है या प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो जाके देखे। सर देखा तो था सर, हाँ, अगली वीडियो में मैंने सर सबसे सेफेस्ट प्लेसमेंट जिसको दर्जा मिल रहा था वो सेफेस्ट था ही नहीं। अपने पड़ताल में सर, मेरे पड़ताल में सेफेस्ट निकला ही नहीं। क्या सुविधा है? अब इस पे मैं नहीं कहूँगा कि बेसमेंट के अलावा उन्होंने करोल बाग में बहुत सारी इमारतें ली हैं, जो बहुत पैसे वो खर्च कर रहे हैं, इधर ही इमारतें उन्होंने ली हैं। तो निश्चय ही ये देखना पड़ेगा कि उनके खर्च और उनके फीस का अनुपात क्या है, ये देखना पड़ेगा मार्केट में। जब भी आप कोई धंधा करते हैं, आप यही 30-40 ही लगा दीजिए, तो आप कितने पैसे में कॉफ़ी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, आपके खर्च के ऊपर निर्भर होता है। तो जाहिर है कि ये माहौल हर कोचिंग के लिए बनाना होगा। पहला तो यही कि जो पैसा वसूला जा रहा है, क्या वो उचित है? और अगर वसूला जा रहा है तो क्या ऐसे अ, गरीब बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, पैसे नहीं दे सकते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था आपने की है? तो अगर ये चीज़ें हैं, तो न्यायोचित है। फिर भाई कोई बात भी नहीं है, आप 10,000 वाले में भी घुस सकते हैं, आप 2.5 लाख वाले में भी घुस सकते हैं, ये आपके ऊपर होता है ना। लेकिन क्या अनुपात है उनके सर खर्च रील्स देख और देख लेने सर का? रील्स देख देख सब बच्चे चले आ रहे हैं। सर रील्स वर्सेस रियल में क्या समझते हैं आप? अब रील्स देख के चले आ रहे हैं, तो रील्स बनाने की सुविधा हर आदमी के पास है। आप भी रील बना सकते हैं, वो भी रील बना सकते हैं। जिनकी रील ज़्यादा चल गई, उनसे लोग प्रभावित हैं। अब ऐसी कोई एजेंसी होनी चाहिए, जैसे आप लोग प्रेस वाले हैं, आपको ये बताना है कि भाई कौन सा फेक है और कौन सा सही है, सर कहाँ आप जाएं। मतलब हाँ हाँ ऐसे समाज की ये जी वो जी है। जी। अब बच्चा तो रील देखेगा, जब वो मोबाइल रखेगा तो वो ऐसे स्क्रॉल करेगा और रील देखेगा। रील बनाने की सुविधा हर शिक्षक के पास है, भले ही उसके सर पास बना ही रहे इतना हैं। बड़ा मैनेजमेंट मार्केटिंग ना हो कि वो रील्स को करोड़ों लोगों तक पहुंचा दे। जो लोग करोड़ों लोगों तक रील्स पहुंचा दे रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। अब इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक समान मार्केट है। रील आप भी बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं, पर सर वही आगे बात मैं लेकिन समझ उस रहा हूँ कि हाँ, सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि वो किसके बताए पास कितनी कि कहाँ संसाधन उपलब्ध है। परिणाम आ रहा है, कहाँ नहीं आ परिणाम रहा तो है। सर सब वही है, 4% का परिणाम। परिणाम तो सर आ ही नहीं रहा है। हाँ, उस परिणाम का कारण भी है, हाँ जैसे आप क्या कारण? आप हिंदी मीडियम की बात कर रहे जी हैं। हाँ हिंदी मीडियम। तो उस हिंदी मीडियम के कॉलेजेस में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में क्या पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई हो ही नहीं रही है। 90% नकल से पास हो रहे हैं। ठेके पे नकल होती है प्राइवेट कॉलेजेस में। पास होके उनको ये भी नहीं पता होता है कि हमारे पेपर्स कौन कौन है। बहुत सारे 80% सर लड़कों ये के। ठेका तो कोचिंग वाले ने दे रखे हैं ना। आप वहाँ से ठेके पे पास हो जाइए, हम आपको आईएएस बनाते हैं। नहीं ठेका दृष्टि का तरह वो थिंक आईएएस थिंक दृष्टि। भाई, अगर आप आईएएस बारे में सोच रहे हैं, कोई दृष्टि के आपको बारे में सोचिए। लोगो बनाना पड़ेगा ना। जी जी। लोगो तो सब लोगों ने बना के रखे हैं। 10,000 वाली कोचिंग भी है, 2.5 लाख वाली भी है, 3.5 लाख वाली भी बाजीराम में भी लोग जाते हैं और लाइन लगा के जाते हैं। घंटे भर में 1,000-2,000 सर एडमिशन वहाँ हो जाते रिजल्ट हैं। है, हाँ वहाँ रिजल्ट है सर। हाँ, रिजल्ट इसलिए है कि चुने हुए जो 2,000 लोग जो आईएएस हो सकते हैं, वही वहाँ जाते हैं, और छटे हुए ऐसे आदमी जो कभी नहीं हो सकते हैं, वो यहाँ आते हैं। रिजल्ट की दिक्कत मतलब ये सर है। आपके कहने का अनुसार की जो हिंदी माध्यम जो छात्र तैयारी करने आते हैं हाँ, वो सब उनके ठेके पे पास हो गया है। स्कूल पे नहीं, सब स्कूल। नहीं, हाँ सब नहीं पास होके आते। भाई रिजल्ट दे रहे हैं ना, हाँ 100-200 लोग रिजल्ट दे रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग हैं, लेकिन हमारे हिंदी पट्टे के स्कूलों की क्या स्थिति है, सरकारी स्कूलों की, कॉलेजेस की क्या स्थिति है, यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति है, आप देखिए। उसके बाद आप ये बात करिए कि कौन से लोग हैं जो देते हैं। सर ये अगला क्वेश्चन सर आप सर, अगर आप कह रहे हैं कि इस समय जो है उपयुक्त छात्र नहीं आ रहे हैं तैयारी करने,
सर ये देखा जाए हिंदी माध्यम में 10 से पहले तक सर छात्रों की संख्या हिंदी माध्यम में अच्छा खासा बोलबाला रिजल्ट आता सर। यहाँ ढोल बजते थे। मैं भी सर यहाँ 2011 में आया था सर। उस बार जो 2011-10 में सिलेक्शन होते थे, जिस दिन रिजल्ट आता था यहाँ मेले जैसा वो था, कहीं मिठाइयाँ बट रही, कहीं कोल्ड ड्रिंक्स बट रहे हैं। सर अब ऐसा क्या हो गया कि रिजल्ट 4% पटक चुका है? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि बच्चे बढ़े हैं, हमारी जो प्रतिव्यक्ति आय हमारी जो बढ़ी है, देश की बढ़ी है, लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ा है, तो बहुत सारे बच्चे जो कभी सोच भी नहीं सकते थे दिल्ली इलाहाबाद आने के, वो बढ़े हैं और कोचिंग फील्ड में आमद बढ़ी। उसी प्रपोर्शन में ना हो सकने वाले बच्चे भी बढ़े हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, 2011 के आसपास यूपीएससी ने बहुत सारे ऐसे परिवर्तन किए, सीसेट वगैरह, वो जानबूझ के ऐसे टारगेट किए गए थे कि जिससे जो तकनीकी वर्ग के लोग हैं वो फायदे में रहें, मानविकी वर्ग के लोग नुकसान में रहें। तो इस तरह के परिवर्तन ही थे डीपी अग्रवाल के ज़माने में। हम लोग उसके खिलाफ आंदोलन भी किए थे। उसके बाद ये रिजल्ट कम हुआ है और उस रिजल्ट को पकड़ने में टाइम लगेगा कि कैसे वो किया जाए। कितना साल, 10 साल तो हो गया सर, कितना टाइम लगेगा? फीसें सर बढ़ती जा रही हैं, तमाम कोचिंग संस्थानों सर हाई प्रोफाइल फीस, फैकल्टी आपने बताया, सब सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। जी, अब सर हमारे पास सामग्री हो गई, पहले सामग्री इतनी नहीं थी, रिसोर्सेज हो गए, तब भी रिजल्ट हिंदी माध्यम क्यों नहीं मैं सुधर मैं रहा? वही कह रहा हूँ कि प्रपोर्शन बढ़ गया है कि जैसे तैयारी करने वाले लोग बहुत कम कोचिंग करते थे। मैंने कभी कोचिंग नहीं की, हो सकता है आपने भी कोचिंग ना की हो। ऐसे बहुत सारे लोग कोचिंग कभी नहीं करते। अब कोचिंग करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। जिस जिस संस्था की आप बात कर रहे हैं, वहाँ 500-600 लोग थे, अब 40,000 लोग हैं। सर मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ मैं सर। हाँ, पढ़ने वाले अब तो सर रिजल्ट ज्यादा आना चाहिए, रिजल्ट पढ़ने वाले ज्यादा आ जब रहे हैं। सीटी कम आ रही है, पहले ज़माने सर में, सीट तो 1000 आ रही, पहले जमाने में सर सीट कम हाँ, आती थी, अब तो सर 1000 सीटें आ रही है, 1000 जैसे सीट, पहले 3 यूपी सीटें आ वगैरह रही की जो बात है, थी। जी। यूपी में मैं पूरे एक प्रशासनिक जगत की बात कर रहा हूँ, तो सीट कम हुई है और सरकार की पॉलिसी भी है कि लगातार कम किया जाए। प्रोपोर्शन में रिजल्ट कम आ रहे हैं हिंदी मीडियम, इसलिए कि हिंदी मीडियम को जानबूझ के प्रेस किया गया और हिंदी मीडियम में ज़्यादातर लड़के ह्यूमैनिटीज़ के होते हैं और तकनीकी वर्ग के लोग सुविधा होती है इंग्लिश मीडियम की, तो वो ज़्यादा रिजल्ट ला रहे हैं। तो दिक्कतें में केवल कोचिंग शामिल नहीं है, मैं कहना जी चाहता हूँ। जी हाँ। कोचिंग अपनी जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा है, हाँ। वही पुराने नोट्स, कुछ ऐसे टीचर हैं जो कौन सा चुटकुला सुनाएंगे ये जो भी भी बच्चे हाँ, बता देते हैं। हाँ, हर बैच में वही हैं चल। नोट्स पे निर्भरता। भाई अगर आप मान लीजिए आप हिंदी के टीचर हैं, आप हिंदी से देने वाले हजारों लोग वहीं आएंगे और जब मौलिकता नहीं पाएगा एग्जामिनर तो सबको नाप देगा, हजारों नपेंगे उसी में, उसमें जो वैल्यू होगा वो नंबर देगा। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं मूल रूप से, और वो सुविधा भी नहीं है हिंदी मीडियम के पास, जैसे वो अच्छी जगहों से आते नहीं हैं। अब ईश्वर शरण से पढ़ा आदमी हो और सेंट स्टीफन से पढ़ा आदमी, उसमें अंतर है ना, उसकी बहुत सारी सुविधाएं हैं, बैकग्राउंड का अंतर है, तो इन वजहों से रिजल्ट्स कम हैं। अच्छा सर आपको क्या लगता है कि जो बच्चे तैयारी करने से पहले एक बार अपने एकेडमिक पढ़ाई को देख लें कि मुझे आईएएस हाँ, तैयारी करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, तो पहले तो एकेडमिक पढ़ाई ही नहीं, उसको पहले सर स्कूल पहले लेवल एक पे रिक्शे देखना वाले एक चाहिए। लड़का सर, हाँ, अगर देखा जाए कि रिक्शा में पहले सुनाई पड़ता था, एक रिक्शे वाले लड़के ने टॉप किया, एक रिक्शे वाला लड़का सर, एक जूस पेरने वाले बच्चे ने आईएएस बना। अब सर ये क्यों नहीं सुनाई पड़ता? नहीं सुनाई अभी भी है, ऐसा नहीं है, जूस पहनने वाले और रिक्शे वाले बच्चे अभी भी हो रहे हैं, इस वर्ग के बच्चे हो रहे हैं, लेकिन वो अपवाद के रूप में हो रहे हाँ। हैं, अभी भी हो रहे हैं, ऐसे होना बंद नहीं किए हैं, लेकिन अपवाद के रूप में हो रहे हैं ये। और इस रूप में लाने के लिए सोसाइटी को मदद करनी चाहिए, सरकार को मदद करनी चाहिए, कोचिंग्स को सामने आना चाहिए, कुछ कोचिंग सामने आ रही हैं, स्पेशल स्कीम चला रही हैं, तो ये एक मिला-जुला दायित्व है सबका। प्रेस को आना चाहिए, प्रेस बताए कि भाई कहाँ पढ़ना चाहिए, प्रेस कहाँ तो नहीं सर पढ़ना अपना पूरा चाहिए। 10 दिन से ही मुखर्जी नगर में सर छावनी बना हाँ, दिए हैं। चलिए बिल्कुल। आज हमारी ये हाँ। वार्ता थी, आज हमारे सुधांशु सर सबका साथ थे। हमने बात की शिक्षक दिवस पर, हमने कई विषयों पर बात किया। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए टीवी न्यूज़ 24 में, तब तक के लिए नमस्कार।